जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप लोग जब भी किसी कमीशन जॉब के लिए टेस्ट देते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान आर्मी हो, किसी भी किस्म का टेस्ट हो, नर्सिंग का टेस्ट हो, पीएन कैडेट का हो, पीएमए का हो, जीडीबी पायलट का हो, तो उसके अंदर आप लोगों के फिज़िक्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसकी हमारी सीरीज़ स्टार्ट है। आज उसका पार्ट 2 है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, इसमें आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आप तैयारी उनकी कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज़, स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा है रेड लाइन में। आपने अगर ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी है किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे सारी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपने गौर से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं आपको लिंक में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज बोथ इफ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव लाइज, यानी कि दो वेक्टर्स आपके पास हों, तो अगर दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नेगेटिव हों, तो ये फिर कौन सा हमारा जो क्वाड्रेंट होगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव होती हैं। तो आप अगर देखें कि इस तरह से ये ग्राफ बनाएं आप इसके ऊपर, तो ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स हमारे पास नेगेटिव होता है, यहाँ पर वाई पॉजिटिव होता है और ये हमारा वाई नेगेटिव होता है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो जो तीसरा हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर आके हमारी दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, तो बेस्ट आंसर इज़ थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन अ वेक्टर इज़ मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव वेक्टर इट्स डायरेक्शन। तो आपने क्या किया कि एक आपके पास एक वेक्टर था, तो आपने उसकी नेगेटिव को आपने, मतलब आपके पास वेक्टर ए था तो आपने माइनस ए के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेक्टर ए है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वेक्टर के साथ, माइनस में जब भी कोई चीज़ आ जाएगी वेक्टर में, तो वो उस डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सो द बेस्ट आंसर इज़ रिवर्स्ड। ठीक हो गया, ये भी क्लियर आपको। अच्छा, उसके बाद है जी, हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं और आपने इसका आंसर निकालना है। इफ़ आर इज़ इक्वल टू 5 मीटर एंड एफ इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन, इनका हमने टार्क निकालना है, ठीक है। अब आपको टार्क का जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, आपको पता है कि टाउ इज़ इक्वल टू आर इंटू एफ, अगर आपका एंगल नहीं बन रहा तो, ठीक है। तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है ना वो 4 और 5 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो न्यूटन मीटर के अंदर टार्क का यूनिट होता है, तो आपके पास 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर मे बी, कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं एक वेक्टर के, वो आपने बताने हैं। तो आप देखें कि अगर हम देखें कि कोई भी आपके पास वैल्यू आती है कोई भी वेक्टर की, तो उसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब कितनी दफ़ा हम उसको कंपोनेंट के तौर पर लिख सकते हैं। तो ये इन्फिनिट वैल्यू होती है कि लातादाद आप उसके जो नंबर्स हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर क्या है जी, द एंगल बिटवीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। अब आपने ये बताना है कि आपके पास क्या एंगल बनता है, आपके पास एक्स एक्सेस बन जाए, ठीक है, उसके बाद वाई एक्सेस और जेड एक्सेस का आपस में क्या लिंक होगा। आप अगर देखें कि आप जब भी ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट, ये फॉर एग्जांपल एक्स है, ये वाले एक्स एक्सेस हैं, ये वाले वाई एक्सेस हैं। अब आप इनमें देखें कि इनके अंदर यहाँ पर कितने डिग्री का आपस में डिफरेंस आ रहा है। तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है कि इनके दरमियान डिग्री का डिफरेंस कितना है। इसी तरह से अगर आप जेड एक्सेस को देखें तो वो भी आपका 90 का ही इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा होता है। ओके जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, आपको रिजल्टेंट जो है ना वो दो फोर्सेस का बता दी गया, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर वो एक दूसरे के एक दूसरे के पैरेलल अगर वो कर रही हों, तो हमने इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, 30 एंड 40 न्यूटन के। तो आपने इनका रिजल्टेंट मालूम करना है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का मतलब होता है जमा करना दो वेक्टर्स को, ठीक है। तो आप इन दोनों को जमा करें तो आपका 70 न्यूटन आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, ये भी समझ आ गई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलते हैं। तो 7 के अंदर क्या है जी कि यूजुअली दी एक्स एक्सेस इज़ टेकन। हाँ जी, अब जो एक्स एक्सेस है वो आपने बताना है। जैसे मैं शुरू से ग्राफ बनाता आ रहा हूँ, आपको समझ आ रही होगी, ये एक्स एक्सेस होता है हमारा, ठीक है, और ये होता है हमारा वाई एक्सेस। बात हो रही है एक्स एक्सेस की, ये वाले एक्स एक्सेस की।
तो ये आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, या क्या होता है? देखें, जो हमारे पास ये राइट और लेफ़्ट में वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है? तो दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल है, जिसको हम एक्स वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये आंसर इज़ हॉरिजेंटल, ठीक है? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर विच आर प्रीपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉस। दो वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, उनका नाम क्या होगा? उनका जो नाम होगा जी वो बड़ा सिंपल है जी, कि वो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है? आपने ये वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जब भी वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर प्रीपेंडिकुलर होते हैं तो हम उनको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है? ओके जी, अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो आपने खुद देखना है। चलिए मैं बता देता हूँ, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ओके, अब जी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर जी वेक्टर्स हैव। अब वेक्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायरेक्शन होती है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब देखें कि वेक्टर एक्चुअली है क्या, यानी वो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन हो। पहली बात तो आपको समझ आ गई कि जिसकी डायरेक्शन होगी, और दूसरा उसकी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड वही चीज़ है जो यहाँ पर बताइए कि न्यूमेरिकल वैल्यू। सो द आंसर इज सी, ठीक है? समझ आ रही है आपको इसको हमने कैसे याद करना है और किस तरह से इसको समझना है? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 है जी, पैरेलल वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं और वो पैरेलल हैं और उनका मैग्नीट्यूड जो है ना वो भी सेम है होगा, तो उस सूरत में वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ज़ाहिर बात है कि जब सेम मैग्नीट्यूड होगा यानी सेम उनकी मिकदार होगी तो वो इक्वल ही होंगे ना। मसलन वेक्टर ए 5 न्यूटन है, वेक्टर बी 5 न्यूटन है, तो ये इक्वल ही हुए ना एक दूसरे के। ओके, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर हमने 11 करना है जी, इसमें क्या जी, हेड टू टेल रूल इज़ यूज फॉर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेड टू टेल रूल आप कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? जब हमने एडिशन करनी होती है, हम हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ हम मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक हो गया? तो ये बड़ा सिंपल सा था इसमें। ओके जी, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने जो बताना है, द वेक्टर इज़ डिनोटेड, यानी जब वेक्टर लिखा जाता है उसको किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है, लाइट फेस होता है या बोल्ड फेस होता है? उसको हम थोड़ा बोल्ड लिखते हैं, थोड़ा गहरे कलर के अंदर उसको लिखा जाता है। आपने देखा होगा सारी चीज़ें उसमें थोड़ी गहरे कलर की होती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी, के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व। आपने ये बताना है कि एक ऐसा कोलिजन होता है, यानी एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो कन्वर्ज नहीं होती, यानी वो किसी भी चीज़ की कंजप्शन के अंदर नहीं आ रही होती, ठीक है? तो ये आपने बताना है कि कौन सा ऐसा लॉ है। तो ये हमारे पास है जी, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है जिसके ज़रिए से काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम जो है ना वो नहीं हो रही होती, ठीक है? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 है जी, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टिव इज़। आपने ये बताना है कि जो कोई प्रोजेक्टिव हमारे पास होता है उसका जो उसकी जो मोशन है वो क्या होती है, वो टू डायमेंशनल होती है, यानी दो तरफा उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है? इसी वजह से उसको हम प्रोजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है छोटा सा जो हमने करना है, उसको हमें गौर से देखना है, वो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। वो ये है कि अ मैस ऑफ 1 kg इज़ फ्री फॉलिंग। एक वज़न है वो 1 किलोग्राम का, वो फ्री फॉल कर रहा है। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हमने ये बताना है कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर अगर हम ये फार्मूला लगाएं, F इज़ इक्वल टू एम जी, चूँकि ग्रेविटी है ना, वैसे तो एम ए आता है, लेकिन जब चीज़ कोई ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है तो उसमें हम जी लगाते हैं। अब जो मैस है वो हमारे पास 1 kg, और जी की वैल्यू आपको पता है कि ये 9.8 होती है एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम 10 लिखते हैं ना, वो एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है। तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9.8 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है जी? ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया आपका। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, इसके अंदर है जी कि व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू द टाइम एक्सेस, यानी कि वो टाइम एक्सेस के पैरेलल हो, तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू होगी। अब इसमें देखें कि ये ग्राफ होता है बेसिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी और टाइम को। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हों तो उस सूरत में हमारी एक्सेलरेशन इसकी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर एक ही लाइन के अंदर पैरेलल ग्राफ जा रहा है तो उस सूरत में इसकी जो वैल्यू है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है? ये भी क्लियर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आ जाते हैं 17 के ऊपर।
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस होगा उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। ओके जी, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोशन एंड रेस्ट आर। आपने ये बताना है कि जो मोशन एंड रेस्ट ये क्या चीज़ है, यानी ये दो रिलेटिव, यानी इनकी आपस में तल्लुक़ है। ठीक है, मोशन का और जो रेस्ट है। ठीक हो गया। तो ओके जी, आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक थी ये आपकी वीडियो, कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।